हेलो गाइस, मैं हूं दिलीप और आज हम शुरू करने वाले हैं अलाउद्दीन के दक्षिण के अभियान। जैसा कि मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि अलाउद्दीन ने किस तरीके से नॉर्थ इंडिया के सारे अभियान किए। नॉर्थ इंडिया में ऑलमोस्ट उसने रणथंभौर जीत लिया, चित्तौड़ जीत लिया, उसने लगभग मालवा वगैरह सारा सब कुछ जीत लिया। अब अलाउद्दीन जाएगा दक्षिण की तरफ और दक्षिण की तरफ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्योंकि उसको गुजरात में एक ऐसा आदमी मिला था जो बाद में बनेगा उसका हुकुम का इक्का। मेरे बात पे गौर कीजिएगा, मैं हुकुम का इक्का किस लिए बोल रहा हूं। ये इंसान अलाउद्दीन के सारे दक्षिण के अभियानों का नेतृत्व करेगा। मैं कहता हूं कि ये लगभग अलाउद्दीन के सारे ही दक्षिण के जितने भी राज्य उनको जीत के अलाउद्दीन के पास लेके आ जाएगा। हालांकि अलाउद्दीन बहुत समझदार आदमी है, वो दक्षिण के इन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाएगा नहीं। कारण क्योंकि ये है आपका दिल्ली सल्तनत और ये है साउथ इंडिया। अगर इसको किसी तरीके से आपने अपने साम्राज्य में मिला दिया, अगर इसको आपने बाद में अपने साम्राज्य में मिला दिया, जो गलती तुगलकों ने की, तो यहां पर कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाएगा। और अलाउद्दीन जानता था कि अगर इसको कंट्रोल नहीं हुआ तो ये बन जाएगी गले की हड्डी। इसलिए अलाउद्दीन इन राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाएगा नहीं, मोस्टली इनको लूट लेगा, थोड़ा टाइम रखेगा और बाद में वापस आजाद कर देगा। ठीक है, तो यहां पर होगा क्या, अलाउद्दीन यहां पर अपने एक आदमी को भेजेगा दक्षिण के सारे अभियानों के लिए। और दक्षिण के अभियानों के लिए क्योंकि उसके पास, मैंने आपको जैसे बताया कि एक ऐसा इंसान है जो उसे मिला कहां, दक्षिण में ही मिला। दक्षिण मान लीजिए या ये लगभग दक्षिण मान लीजिए, मलिक कफूर। क्योंकि अब तक अलाउद्दीन के सारे जो सिपह सालार थे, सारे कमांडर थे, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। पहले तक उलुग खान इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब मलिक कफूर काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और मलिक कफूर को ही भेजा जाएगा साउथ के ज्यादातर अभियानों में। अब साउथ के अभियानों की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देवगिरी का शासक रामचंद्र, जैसा कि अलाउद्दीन ने अपने शासन शुरू होने से पहले रामचंद्र को लूटा था, देवगिरी को लूटा था, तो देवगिरी के शासक ने अलाउद्दीन को एक वादा किया था कि वो हर साल उसको क्या भेजेगा, इलायची। कौन सी इलायची? विमल इलायची? नहीं, यह विमल इलायची नहीं है। यहां की इलायची जो है ये है एलिचपुर। ठीक है, एलिचपुर की जो हर साल जो टैक्स होगा, जो रेवेन्यू होगा, हर साल जो कर होगा, वो हर साल कर अलाउद्दीन को भेजा जाएगा एलिचपुर से। अब हुआ यूं कि कुछ सालों बाद रामचंद्र ने एलिचपुर का जो कर था वो अलाउद्दीन को भेजना बंद कर दिया, मतलब इलायची भेजना बंद कर दिया। और देखो, एक जो लत होती है ना किसी चीज की, वो अगर लग जाए तो छूटना बड़ी मुश्किल होती है। और ये जो इलायची की लत है ना, ये भी इसी टाइप की है। देखो, अगर एक बार आपको लग गई ना, इसीलिए कहा जाता है, वो उसका जो रेपर आता है उसके नीचे लिखा जाता है कि इससे कैंसर होता है। ठीक है, तो यहां सपोज आपकी इलायची हो गई। ठीक है, अब इलायची जो है वो मिलना बंद हो गई आपके अलाउद्दीन को, तो दिमाग खराब हो गया कि यार, मतलब मॉर्निंग में उठे अलाउद्दीन और देखा कि यार थोड़ा सा, अब मॉर्निंग में अलाउद्दीन का रूटीन ये था कि वो मॉर्निंग में उठते थे और थोड़ा सा लिया इलायची, रेपर फाड़ा और ऐसे ऊपर किया और हर तरफ केसर ही केसर, है ना। आपको इलायची से यहां कंफ्यूज नहीं होना है। मैं देखो मादक पदार्थों के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूं, इसलिए मैं इलायची बोलूंगा। और आपको टीवी में जो एड आता है वो भी इलायची का ही आता है। अगर आपने देखा हो गौर से तो वो होता है विमल इलायची, सुना होगा आपने। वो हालांकि गुटखा बेचना चाहता है, लेकिन विमल इलायची का नाम लेता है। आपने जितने भी लीकर के एड जितने भी देखे होंगे टीवी में, उसपे लीकर नाम नहीं लिया जाता, वहां सोडा यूज लिया जाता है। अगर आप देखेंगे ब्लेंडर स्प्राइट का किसी का भी एड अगर आ रहा है तो वहां लिखा जाएगा नीचे सोडा, लीकर नहीं लिखा जाएगा। तो वही चीज है, मैं भी यहां कुछ इसी टाइप से इलायची का नाम ही लूंगा। तो इलायची जो है, अब अलाउद्दीन को मॉर्निंग में इलायची मिलना बंद हो गई। अब अलाउद्दीन का तो यार थोड़ा सा उनका काम ऐसा था, मॉर्निंग में उठे, सुबह सुबह फाड़ा रेपर
खाया और एकदम से उनके पास में ऑर्केस्ट्रा वाले बैठते होंगे तो गाना चला देते होंगे जुबा केसरिया, और अलाउद्दीन के दाने दाने में है दम, है ना, क्योंकि ये है विमल इलायची। ठीक है, अब अलाउद्दीन को इलायची मिलना बंद, अलाउद्दीन का दिमाग खराब। अब देखो, एक तो इंसान का दिमाग यहां खराब है, अब दूसरी चीज और होती है। अब मैंने आपको बताया था कि जब अलाउद्दीन ने गुजरात पर जब आक्रमण किया था तो गुजरात से कर्ण को बोला था गुजरात दे, कर्ण ने नहीं दिया, है ना, और कर्ण ने क्या दे दिया, ठेंगा, लेकिन अलाउद्दीन ने फिर भी गुजरात ले लिया। ठीक है, अब गुजरात तो लिया, गुजरात लेने के साथ साथ अलाउद्दीन ने क्या ले लिया, कमला दे, कर्ण की पत्नी कमला दे, और कमला दे से विवाह कर दिया। अब अलाउद्दीन के साथ में क्या होता है, अलाउद्दीन मॉर्निंग में उठे, देखा ड्रॉअर खोली, क्या यार इलायची नहीं है, ये कैसे हो गया, आज तो इलायची नहीं मेरे पास में। अब दूसरी प्रॉब्लम अलाउद्दीन के साथ ये होती है, एक तो इलायची नहीं है, ऊपर से कमला दे सुबह सुबह रोने लग गई कि यार क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, मेरा वैसे दिमाग बहुत खराब है यार, आज देखो मुझे कुछ, मैं जो भी खाता हूँ इलायची वो मिली नहीं है, तो वैसे परेशान हूँ, बोलो क्या प्रॉब्लम है। तो कमला दे ने कहा कि भाई मेरी बेटी है देवल दे, जैसा कि आप जानते हो कि मेरी बेटी है देवल दे, कि हाँ जानता हूँ कि मेरी बेटी जो है मुझे उसकी बड़ी याद आ रही है और मुझे चाहिए मेरी बेटी मेरे पास में। तो बोला अलाउद्दीन ने तो क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे देवल देवी लेके आओ किसी भी हालत में। कि अच्छा देवल देवी को लाना है, कि हाँ, कि वो रायकर्ण जो है, रायकर्ण के साथ में वो भी गुजरात में, रायकर्ण के साथ में वो भी देवगिरी में शरण लेके बैठी। कहां से शरण लेके बैठी है, देवगिरी में शरण लेके बैठी है। तो अब अलाउद्दीन को यहां पर आक्रमण करने के दो कारण मिल गए। क्या, एक तो देवगिरी के शासक रामचंद्र ने इलायची नहीं दी, एलिचपुर की कर देना बंद कर दिया, ऊपर से देवगिरी के शासक रामचंद्र ने क्या कर रखा है, अब इसने रायकर्ण को शरण दे रखी है, और रायकर्ण के साथ में है कौन, उसकी बेटी देवल देवी। तो अब दो रीजन मिल गए। अब अलाउद्दीन ने फोन लगाया किसको, मलिक कफूर को। किसको फोन लगाया, मलिक कफूर को। देखिए स्टोरी समझिएगा, स्टोरी समझिएगा। स्टोरी में हम कहां थे, हम थे कि अलाउद्दीन सुबह सुबह खा रहा था, इलायची खा रहा था, इलायची नहीं मिली, कमला दे ने बोला देवल देवी चाहिए। ठीक है, अब अलाउद्दीन ने फोन लगाया किसको, अपने खास कमांडर, कौन सा कपूर, मलिक कपूर या मलिक कफूर। ठीक है, मलिक कफूर को बोला कि यार मलिक देख, एक काम है तुझे जल्दी करना पड़ेगा। तो बोला कि हाँ भाई कर दूंगा। क्या काम है, कि तुझे अल्पकाल में मेरे पास वापस आना पड़ेगा, और अल्पकाल में तू पूरा साउथ इंडिया जीत के ला मेरे पास। क्या अल्पकाल में, कि हाँ अल्पकाल में, कि अल्पकाल में अगर लाना है तो मुझे साथ में दो कौन, अल्प खान। ठीक है, अल्पकाल में अगर लाना है तो मुझे साथ में दो किसे, अल्प खान को या अलप खान। ठीक है, अलप खान को मुझे दो, और यहां से आपके मलिक कफूर और अलप खान दोनों के दोनों रवाना हुए। ये रवाना हुए, देवगिरी पर आक्रमण किया, और यहां पर एक भयंकर मुकाबला हुआ जिसमें रायकर्ण और रामचंद्र दोनों ही हार गए। अब जैसे ही हारे तो रामचंद्र को दिल्ली लाया गया, रामचंद्र को दिल्ली लाया गया, दिल्ली दरबार में रामचंद्र को बुलाया गया, पकड़ के लेके आए। अब अलाउद्दीन की यहां चीजें देखिएगा, अलाउद्दीन ने रामचंद्र को मारा नहीं, यहां पर अलाउद्दीन ने रामचंद्र को बुलाया और बहुत आदर सत्कार के साथ में उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आप एक राजा है और मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूं। अब रेस्पेक्ट क्यों करता है, क्योंकि अलाउद्दीन को पता है कि इलायची तो यही देने वाला है ना, मुझे इलायची कौन देगा। और देखो किसी इंसान को एक बार नशा चढ़ जाए ना किसी चीज का, तो वो, मैं कह रहा हूं अगर किसी इंसान को गुलाम बनाना है, चलिए छोड़िए, ठीक है, तो मतलब किसी को अगर किसी चीज का नशा चढ़ गया ना तो वो उस चीज को पाके रहेगा, है ना। तो इसी तरीके से अलाउद्दीन को एलिचपुर की जागीर का नशा चढ़ गया, या फिर जो भी दूसरा रहा हो, अलाउद्दीन चाहता था कि दक्षिण में उसके अभियानों के लिए उसे एक अच्छी सेना भी चाहिए, और सारी सेना तो वहां से लाने से रहे। तो उसको पता था कि अगर देवगिरी की सेना भी उसके साथ में आ जाए तो दक्षिण अभियान थोड़े आसान हो जाएंगे। तो बाद में आप देखेंगे कि देवगिरी की सेना दक्षिण अभियान में बहुत काम आएगी। तो इसी तरीके से उन्होंने रामचंद्र जो थे, रामचंद्र को दिल्ली बुलाया और उनको बोला
कि यार आपने मेरे लिए इतना किया, आपने मुझे हर बार इलायची सारी देते थे, अब मैं आपके लिए कुछ करता हूँ। कि क्या करोगे? कि एक तो आप हो बहुत बड़े राजा, बहुत बड़े राजा, मतलब मैं आपको कहता हूं कि आप हो राय रायान। क्या हो? राय रायान। राय रायन। अरे एकदम से जैसे ही बोला राय रायन तो रामचंद्र तो एकदम ऐसा हो गया बिल्कुल, अरे यार उपाधि दे दी सुल्तान, आपने मुझे राय रायन की उपाधि दे दी। कि ये तो कुछ नहीं है, आप हो राय रायन, मतलब बहुत बड़े, मेरी नज़र में आप बहुत बड़े राजा हो, राय रायन हो। और साथ का साथ मैं सिर्फ उपाधि नहीं दे रहा हूँ, सोने का छत्र हर किसी राजा के पास नहीं होता है। आपके ये यहाँ खड़े रहोगे ना, एक आदमी पकड़ के खड़ा रहेगा, सोने का छत्र आपके लिए। अरे क्या समझते हो आप अलाउद्दीन की दोस्ती आप याद करोगे जिंदगी भर। ऐसी अलाउद्दीन दोस्ती निभाता है तो बहुत अच्छे से निभाता है अलाउद्दीन दोस्ती। तो उन्होंने अलाउद्दीन को एक तो दिया छत्र और उपाधि दी राय रायन की। तो रामचंद्र ने बोला कि ठीक है यार, आपने मतलब मुझे इतना किया तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूं, मैंने जो गलती हो गई उसके लिए सॉरी। तो अलाउद्दीन ने कहा नहीं, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। कि नो सॉरी, कि हाँ नो सॉरी नो थैंक यू। कि अच्छा ठीक है, मतलब नो सॉरी नो थैंक यू। तो अलाउद्दीन ने कहा कि यार समझते नहीं हो, मैं कह रहा हूं आपके दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, मतलब ये कि नो सॉरी जो है इसको हिंदी में लिखो। तो उसने लिखा कि नो सॉरी। क्या अच्छा, क्या यार आपको पूरा नो भी सही से लिखना नहीं आता है क्या? हिंदी में लिखने को बोला है तो नो को लिखो नव, और सॉरी के ऊपर से मात्रा हटा दो ना, ये लिख दो नव सारी। क्या अच्छा, क्या तो आपका मतलब क्या है? कि मेरा मतलब ये कि मैंने आपको सारे गिफ्ट दिए तो बदले मुझे भी नो सॉरी तो दो। नो सॉरी मतलब नव सारी। तो यहां पर राजा रामचंद्र जो है, रामचंद्र ने अलाउद्दीन ने नवसारी की जागीर भी जो है वो भी अलाउद्दीन को दे दी, नवसारी की जागीर भी दे दी। कि यार देखो यार, आप मेरे इतने अच्छे दोस्त हो तो मैं आपको छत्र दिया, मैंने राय रायन की उपाधि दी और नवसारी की जागीर दे रहा हूं। ठीक है, आज से दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, नवसारी। ठीक है, अब बदले में यहां पर रामचंद्र को भी कुछ करना था। ठीक है, तो रामचंद्र ने कहा कि यार मैं, आप तो सुल्तान हो यार, सुल्तानों के सुल्तान हो, मैं आपको क्या दे सकता हूं। तो अलाउद्दीन ने कहा कि यार क्या जरूरत है यार, दोस्ती में कहां जरूरत होती है किसी चीज देने लेने की, अपने कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बाद में कभी याद करूंगा, कोई मेरा अगर किसी दक्षिण के कोई अभियान होंगे ना तब मैं आपको याद करूंगा, उस टाइम पे आप मेरे थोड़े काम आना। कि नहीं यार, कुछ तो मेरा देना बनता है। तो एक काम करते हैं कि मेरी पुत्री है जात्यापाली। ठीक है, क्या नाम है पुत्री का? जात्यापाली। अब ये नाम का कोई ट्रिक नहीं बन पाएगा इस टाइम पे, है ना। तो नाम है जात्यापाली। कि जात्यापाली जो है उसका मैं आपसे विवाह करा देता हूं, कि कैसा लगा मेरा प्रपोजल। तो अलाउद्दीन ने कहा कि ठीक है कर लेते विवाह में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अलाउद्दीन का विवाह करा दिया गया जात्यापाली से। और आप मानेंगे रामचंद्र जब तक जिंदा रहे, रामचंद्र जब तक जिंदा रहे तब तक उन्होंने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार भी की और वापस कभी किसी विद्रोह में पार्टिसिपेट नहीं किया। मतलब इनकी दोस्ती काफी अच्छी चली इसके बाद से। तो ये था तो इस तरीके से अलाउद्दीन ने देवगिरी को वापस अपने कंट्रोल में ले लिया और लाइफ टाइम के लिए रामचंद्र को अपना दोस्त बना दिया। बदले में देना क्या पड़ा? देना क्या पड़ा? एक छत्र, एक उपाधि और नो सॉरी मतलब नवसारी। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब क्योंकि अलाउद्दीन को साउथ इंडिया जीतना है, ठीक है, अब यहां से देवगिरी तो वापस आ गया कंट्रोल में। अब इसके नीचे है क्या? अब नीचे करेगा अलाउद्दीन वार। ठीक है, अब नीचे साउथ इंडिया पे अलाउद्दीन करेगा वार। ठीक है, और वार करेगा कहां पर? वारंगल। और वारंगल का जो शासक था वो था प्रताप, बहुत ही प्रतापी शासक था। वारंगल का शासक बहुत ही प्रतापी था, नाम था उसका प्रताप रुद्र देव, जो एक ही वार में नाम था प्रताप रुद्रदेव।
अब प्रताप रुद्र देव के खिलाफ वापस भेजा जाता है किसे? मलिक कफूर को। मैंने आपको बता दिया कि साउथ इंडिया के सारे अभियानों का नेतृत्व करेगा मलिक कफूर। अब मलिक कफूर यहां देवगिरी की सेना की सहायता से, जैसे मैंने आपको बता दिया था, अब ऑल टाइम फ्रेंड बन चुके हैं मनीष सर। अब जैसा कि ऑल टाइम फ्रेंड बन चुके हैं रामचंद्र, तो रामचंद्र की सेना के साथ में रवाना हुए कौन? मलिक कफूर, और जाके प्रताप रुद्रदेव से बहुत भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध में प्रताप रुद्रदेव हार गए। हारने के बाद अब प्रताप रुद्रदेव अपनी तरफ से मलिक कफूर को एक सोने की मूर्ति भिजवाते हैं। ठीक है, ये सोने की मूर्ति है मेरे पास, आप समझ लीजिएगा प्लीज कि आंखें बंद करके मान लीजिएगा ये सोने की मूर्ति है। अब ये सोने की जो मूर्ति है ये जंजीरों से बंद पड़ी है। एक्चुअली ये एक तरीका था प्रताप रुद्रदेव का ये शो करने का कि भाई मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं कि ये सोने की मूर्ति में कौन है? प्रताप रुद्रदेव, और जंजीरों से बंद है। जंजीरों से लैस मूर्ति भेजी प्रताप रुद्रदेव ने मलिक कफूर के पास। तो मलिक कफूर इसका मतलब समझ गए कि हाँ भाई ये अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए रेडी है। ठीक है, अब यहां से एक ये मूर्ति के साथ साथ 100 के आसपास हाथी और 700 के आसपास घोड़े वगैरह भी भिजवाए। ठीक है, 100 के आसपास हाथी और 700 के आसपास घोड़े और खरबों के स्वर्ण, इतना बड़ा खजाना भिजवाया कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। प्रताप रुद्रदेव ने इतना बड़ा खजाना भिजवाया, लेकिन उसके साथ में प्रताप रुद्रदेव ने एक ऐसी चीज भिजवाई जो आने वाले टाइम में इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम रखेगा। एक ऐसी चीज जो आने वाले टाइम में इंडियन हिस्ट्री की जान रहेगी। यह है कोहिनूर हीरा। एक्चुअली गोलकुंडा की खान से निकला था ये कोहिनूर हीरा। और मैं एक चीज मानता हूं कि आज तक जिसको कोहिनूर हीरा मिला है उसका जितनी भी बड़ी सल्तनत है उसके पास जिसके पास ये बैड लक, मैं बैड लक मानता हूं उसको, कोहिनूर हीरा पहुंचा है उसका ऐसा कोई साम्राज्य जैसे ब्रिटेन का साम्राज्य का कभी अस्त नहीं हुआ करता था। वो पूरा का पूरा जैसे ही कोहिनूर पहुंचा ब्रिटेन साम्राज्य का सूरज अस्त होने लग गया। आप आगे देखेंगे जब ये मुगलों के पास पहुंचा, सबसे पहले ये खिलजियों के पास पहुंचा, खिलजियों को मिला, यहां से प्रताप रुद्रदेव ने खिलजियों को दिया, मतलब मलिक कफूर को दिया, तो खिलजियों के पास पहुंचा। खिलजियों का साम्राज्य थोड़े ही टाइम बाद खत्म हो गया। फिर बाद में ये मुगलों के पास पहुंचता है, मुगलों का साम्राज्य भी खत्म हो गया। फिर ये पहुंचता अफगानों के पास और अफगानों से वापस ये राजा रणजीत सिंह के पास आता है, तो राणा रणजीत सिंह का साम्राज्य खत्म हो जाता है। फिर ये पहुंचता है उसके बाद अंग्रेजों के पास और अंग्रेजों के पास जाता है और अंग्रेज इसको महारानी को गिफ्ट करते हैं उसके ताज में डाल के कि लीजिए क्वीन, ये आपको हम हमारी तरफ से गिफ्ट करते हैं। अब उन्हें ये पता नहीं कि ये बदकिस्मत हीरा जैसे ही ब्रिटेन की महारानी को गिफ्ट किया है, ब्रिटेन जिसका सूरज कभी अस्त नहीं हुआ करता था, अब उसका सूरज अस्त होने लग गया। और थोड़े ही टाइम में ब्रिटेन की हालत ये हो गई कि आज अगर मैं ब्रिटेन को बोलूं तो आज ब्रिटेन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, हालांकि ठीक है जितना अब अपना पोजीशन थोड़ी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रिटेन की वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई खास पोजीशन है नहीं, कुछ भी नहीं है। अब ब्रिटेन कुछ रहा ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये कोहिनूर की कहानी है। इसके बाद अलाउद्दीन द्वार समुद्र पर हमला करता है और द्वार समुद्र पर देखो ये द्वार, ठीक है, और द्वार पर बैठा है एक वीर। ठीक है, द्वार पर कौन बैठा है? वीर, है ना। इसीलिए द्वार पे बैठा है वीर और इसके पास है बल, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा वीर बल लाल। वीर बल लाल मतलब वीर भल्लाल। ये बड़ी ही आसानी से संधि कर लेते हैं, इनके ऊपर आक्रमण किया जाता है और इनके ऊपर भी आक्रमण
रामचंद्र के सेनापति पारस देव की सहायता से आक्रमण किया जाता है। एक्चुअली मलिक कफूर जो है, अब क्योंकि उनके हाथ में ऐसी चीज पड़ेगी कि वो चाह रहे कि हर चीज को क्या बना दे, सोना, तो इसीलिए वो यहां पर गए, कहां पर, द्वार पर पहुंचे, द्वार पर पहुंचे और आक्रमण किया। और मलिक कफूर चाहते थे कि देवगिरी की सेना अगर साथ में है तो हर कोई बन जाएगा सोना, और सोना बनाने के लिए चाहिए पारस, ठीक है, सोना बनाने के लिए चाहिए पारस, इसीलिए पारस देव को साथ में लिया और अब ये द्वार समुद्र पर भी आक्रमण किया और द्वार समुद्र को आसानी से जीत लिया। अब इसके बाद पांड्य राज्य पर आक्रमण किया जाता है। पांड्य राज्य जो है यहां आपका पांड्य राज्य, ठीक है, पांड्य राज्य पे शासन था कुलक्षेत्र का। पांड्य राज्य पर शासन था कुलक्षेत्र का, किसका, कुलक्षेत्र का। कुलक्षेत्र के 2 पुत्र थे, कितने, कुल 2 पुत्र, कितने पुत्र, कुल 2, कुल 2 मतलब टोटली 2 पुत्र थे। एक था वीर पांड्य जो बड़ा बेटा था, और एक था सुंदर पांड्य जो छोटा बेटा था। अब देखिए होता यूं है कि बड़ा बेटा हमेशा शासन का हकदार होता है, तो यहां पर छोटा बेटा जो है वो चला जाता है अलाउद्दीन के पास में, और अलाउद्दीन के पास जाके बोलता है कि मुझे, अलाउद्दीन के पास पहुंचा नहीं होगा, हालांकि यहां पर आक्रमण हुआ था, तो यहां हुआ ये कि ऑलरेडी अंदर सिविल वॉर चल रहा था। क्या चल रहा था, सिविल वॉर या गृह युद्ध, गृह युद्ध जैसी स्थिति थी। तो इस टाइम पे अलाउद्दीन, मुझे एक चीज बताइए, अलाउद्दीन किसका साथ देगा, वीर का, वीर का अलाउद्दीन कभी साथ नहीं देगा, क्योंकि अगर वीर अगर साथ में है, अलाउद्दीन वीर का कभी, वीर अलाउद्दीन को कभी साथ नहीं लेगा, वीर तो खुद लड़ेगा। यहां पर साथ कौन देगा, जो सुंदर है, क्योंकि अलाउद्दीन को सुंदर लोग बड़े पसंद थे, मलिक कफूर भी बड़ा सुंदर था, तो अलाउद्दीन को, हालांकि उसकी, अलाउद्दीन की स्टोरी कुछ अलग है, ठीक है। अब अलाउद्दीन को सुंदर लोग बड़े पसंद है, तो अलाउद्दीन साथ ले लेगा सुंदर पांड्य को, और वीर पांड्य क्योंकि वीर है, तो वीर आदमी लेगा क्या, लोहा। तो यहां पर वीर पांड्य जो है, वीर पांड्य अलाउद्दीन के सेना के खिलाफ काफी मतलब युद्ध तो नहीं करते हैं, लेकिन उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते, और अलाउद्दीन की सेना उसका पीछा करते करते बहुत पीछे चलती जाती है, उसका बहुत टाइम तक पीछा करती है, और अंत में चिदंबरम तक पीछा करती है। और चिदंबरम में, ये चिदंबरम आप अगर जानते हो तो चिदंबरम जो मंदिर है, एक नेता रहे थे पहले कांग्रेस के टाइम पे, पी चिदंबरम, बड़े मस्त मौला नेता लगते थे मुझे, मोटे से थे, साउथ इंडियन कपड़े पहनते थे, बड़े मस्त लगते थे। एक्चुअली हिंदी उनको कम आती थी, तो मोस्टली इंग्लिश में ही बात करते थे, और मुझे थोड़ा से मतलब कूल जोली नेचर के लगते थे, पी चिदंबरम, ठीक है। तो चिदंबरम में लिंग महादेव का मंदिर है, जहां पर सोने का मूर्ति है, सोना बहुत है, और सोने का ही एक शिवलिंग भी वहां पर है। तो उस मंदिर को लूट लेता है मलिक काफूर, और बहुत अच्छी खासी मात्रा में उसको पैसा मिलता है, और इसके बाद अलाउद्दीन मलिक कफूर पहुंचता है मदुरई, मदुरई मतलब मद्रास, और मद्रास पर भी आक्रमण करता है, मद्रास को भी आराम से वो जीत लेता है, मद्रास में भी बहुत अच्छी खासी संख्या में वो लूट मच जाता है। लेकिन यहां सारी जगह भागने के बाद भी अलाउद्दीन को वीर पांड्य कहीं नहीं मिलता, और वीर पांड्य अंत तक भी अलाउद्दीन के हाथ में कभी नहीं आ पाता। तो ये हमारा पूरा अभियान था इसका। और हालांकि अब क्या होगा, बाद में देवगिरी का दूसरा अभियान चलेगा। देवगिरी का दूसरा अभियान का कारण क्या है, रामचंद्र जो है, रामचंद्र अब खत्म हो चुके हैं, मतलब रामचंद्र मर जाते हैं, तो उसके बाद उनका बेटा सिहाना या शंकरदेव, सिहाना या शंकरदेव, ये अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार करने से मना कर देता है। तो यहां वापस मलिक कफूर को भेजा जाता है, और मलिक कफूर शंकरदेव को से युद्ध करते हैं और शंकरदेव को मार देते हैं, और यहां पर देवगिरी का चैप्टर खत्म। अब इसके बाद देवगिरी, अब अलाउद्दीन को लगता है कि भाई देवगिरी को सीधे कंट्रोल में लेना ज्यादा अच्छा है, तो उसका अधिकांश भाग दिल्ली सल्तनत में
मिला दिया जाता है। और इसके बाद स्टोरी जो मैं आपको बता रहा था, अब अलाउद्दीन बीमार पड़ने लग गया है, अलाउद्दीन काफी बीमार हो गया है। और यहां पर अलाउद्दीन की जो पत्नी है मलिका जहां और उनके भाई जिनका मैंने आपको नाम बताया था अलप खान, दोनों षड्यंत्र कर रहे हैं कि जैसे ही अलाउद्दीन मरता है शासन को कैसे हाथ में लिया जाए। इस बात का पता मलिक काफूर को भी है। तो मलिक काफूर हालांकि यहां रहना चाहता था क्योंकि वो वहां उनके षड्यंत्रों से परेशान था, तो मलिक काफूर चाहता था कि साउथ इंडिया में ही रह ले। लेकिन अलाउद्दीन की तबीयत बिगड़ जाने की वजह से, मलिक काफूर को वापस नॉर्थ इंडिया जाना पड़ जाएगा। और ये यहां पर पूरा शासन किसे दे देगा? हरपाल। किसी ने पूछा भाई कि नॉर्थ इंडिया तो जा रहे हो, वापस दिल्ली वापस जा रहे हो, यहां पर किसको दोगे? तो उन्होंने कहा कि हर एक को दे दूंगा। किसको? हर एक को, कि हर एक को यहां का शासन दे दूंगा। तो हर एक से हो गया आपका हरपाल। हालांकि इसे कोशिश करेंगे कि आपको याद हो जाए। और इसके बाद मैं रिवीजन एक क्लास और लूंगा जिसमें पूरा लंबे जितना भी था हमारा उसको मैं शॉर्ट में आपको हल्का हल्का बताता चलूंगा। तो इस तरीके से अलाउद्दीन के सारे अभियान खत्म होते हैं। थैंक यू।